अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है 2026 में जो नई बुक आई है इसका चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन मेटल्स का लेक्चर नंबर 5 को बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। ये जो ट्रांजिशन के मेटल है जो आपने 3D सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं, 4D सीरीज के अंदर है या 5D सीरीज के अंदर है, तो आमतौर पर ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। मतलब क्या है, जो इनके सॉल्ट होते हैं, जो इनके कंपाउंड होते हैं, वो ज्यादातर कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। क्या मतलब, देखें जैसे आपके पास बेटा ये सोडियम है, ये सोडियम है। अगर इस सोडियम को इस क्लोरीन के साथ आपने रिएक्शन करा देते हैं तो ये एक सिंपल किस्म का साल्ट बनता है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल तो ये क्या होगा, ये कम्प्लेक्स बनेगा। क्या मतलब, देखें जैसे आपके पास ये कॉपर होगा, कॉपर +2 है। क्या किया हुआ है, ये पानी पड़ा हुआ है, इस पानी के अंदर हमने कॉपर डाला। पानी के अंदर जब कॉपर जाएगा तो ये आइंस की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, कॉपर +2 बनेगा। अब इसके अंदर अमोनिया को भी डाल दिया, NH3 को डाल दिया, तो अब ये अमोनिया और कॉपर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे। इसके साथ आपने AQ लिखा, मतलब ये पानी के अंदर बेटा डिजोल्व है, ये 4 अमोनिया इसके साथ अटैच होंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो कॉपर होगा ये दरमियान में होगा, ये कॉपर इधर है। अब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बेटा इधर आएगा। अब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल इस तरफ लिख दें, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बेटा इधर लिख दें। अब ये क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन होता है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाइट्रोजन होगा ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम को देगा। इसे कॉपर को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये भी देगा इसको, और ये वाला भी नाइट्रोजन देगा, ये नाइट्रोजन भी इसको देगा। इस तरीके से कॉपर और अमोनिया के दरमियान में बनने वाले ये जो बॉन्ड होता है इसे आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है दैट इज नोन एज ए कम्प्लेक्स। तो इस चीज को बेटा हम कम्प्लेक्स कहते हैं, या ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास और भी देखें, जैसे आपने अगर सोडियम क्लोराइड है, जैसे बेटा हमारे पास क्या था, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, और इसके साथ आपने क्या किया, आपने कोबाल्ट डाल दिया, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है। तो अब क्या होगा, ये कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाएगा। ये सोडियम आयन, ये सोडियम बनेगा, ये कोबाल्ट है, और इसके साथ क्या होगा, 6 क्लोराइड हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे जोड़ेंगे तो दैट इज नाउन एज ए कम्प्लेक्स, या आल्सो नाउन एज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम भी देते हैं। और कम्प्लेक्स देखें, जैसे पोटाशियम है, ये प्लाटिनियम है, ये आपके पास क्लोरो आएगा, ये 6 क्लोरो ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये भी बेटा हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज, ये आपके पास डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज कम्प्लेक्स या व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं या व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स क्या होगा, ये आपके पास आएगा फाइनल एग्जाम के अंदर। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, इसके ऊपर लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपके पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, ये बनते हैं व्हेन ट्रांजिशन मेटल आयन, जब एक ट्रांजिशन मेटल आयन जो होता है वो लिगेंड्स, दैट इज नोन एज ए लिगेंड्स, इसे हम लिगेंड्स कहते हैं या लिगेंड्स कहते हैं। जब ये ट्रांजिशन मेटल जो होगा लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एन एरो, इसे एक तीर के निशान से जाहिर करते हैं। ये जो तीर का टेल होगी वो डोनर एटम की तरफ होगी, और ये जो हेड होगा वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा। तो जब ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं उस वक्त बनने वाले इस कंपाउंड को आपने ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कम्प्लेक्सेस। हमने चैप्टर नंबर 17 के अंदर भी पढ़ा था, हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो है उसके जो मेंबर हैं वो भी कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ज्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस होंगे वो ट्रांजिशन मेटल बनाएंगे। क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो इसलिए कम्प्लेक्सेस बनाते हैं बिकॉज दे हैव वैकेंट एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, इनके अंदर जो होता है वो खाली डी ऑर्बिटल्स होता है। कौन सा डी ऑर्बिटल, n-1 डी ऑर्बिटल इनके अंदर अवेलेबल होगा। क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह है बेटा, जैसे देखें ये कॉपर होगा, कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आर्गन होगी। और ये बेटा अब ये n-1 से क्या मुराद है, देखें ये जो हमारे पास 3D सीरीज को हम स्टडी कर रहे हैं, 3D सीरीज के अंदर जो वैलेंस शेल होते हैं वो 4s के अंदर पाए जाते हैं। तो आपने इसको बनाए, ये बना लेते हैं, ये आपके पास पहला शेल है, ये बेटा दूसरा शेल है, ये तीसरा है,
ये चौथा शेल है। इसमें जो आपके पास सब शेल पाया जा रहा है वो 4s होगा, ये 4p होगा, 4d होगा, ये वाले सब शेल पाए जा रहे हैं। अब ये जो इसके ला ये सारे खाली होते हैं 3d सीरीज के अंदर, सिर्फ 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे बेटा जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, डी वाला आएगा, डी। अब डी के आगे आपने लिखना है n-1। व्हाट इज एन, एन इज ए नंबर ऑफ शेल होंगे, और वन का मतलब क्या, उसमें से एक निकाल दें, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो बच्चे 4 है, 4। तो ये n-1 डी से क्या मुराद होगा, ये 4 लिखेंगे, 4 में से एक निकालेंगे, डी बनेगा, ये 3d बन जाएगा, इसलिए आप इसे 3d सीरीज कहते हैं। n-1 से मुराद ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर होता है उसमें से एक निकाल दें तो वो नीचे वाला 3d बच जाएगा। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि ये जो 3d आपके पास आ रहा है इसकी एनर्जी और ये चौथे शेल के अंदर मौजूद जो 4s की एनर्जी होती है, दे आर नियर अबाउट सेम। इनकी एनर्जीज बेटा एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए जब भी बॉन्ड बनाने का वक्त आता है तो 4s जो है ये तो बॉन्डिंग में इस्तेमाल होता ही होता है, तो इसके साथ 3d के जो सब शेल होते हैं, 3d के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी 3d सब शेल के जो बेटा ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर आल्सो टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा है कि ये 3d, ये जो 3d होगा ये बच्चों एक सब शेल होता है। इस सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन से 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो dxy होगा, वो dyz होगा, वो dzx होगा, वो dxz स्क्वायर होगा, वो बच्चों dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर होंगे। यानी d सब शेल के आगे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं दे आर आल्सो टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। क्यों लेते हैं, बिकॉज 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स नियरली हैव सेम एनर्जी। इनकी एनर्जीज बेटा क्या होती हैं, सेम होते हैं। दे आर एनर्जेटिकली एक्सेसिबल, ये आमतौर पर आसानी के साथ अवेलेबल होते हैं। दीज ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल करेंगे क्या, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर स्पीशीज। ये लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे और इस तरीके से इनके बॉन्ड बनते चले जाएंगे। जैसे ये आपने कम्प्लेक्स हमने बनाया कि ये जो नाइट्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे जाएंगे, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे, वहां पे ये आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब हम देखते हैं हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है, बहुत आसान सी बात है। पहली टर्मिनोलॉजी आएगी व्हाट इज सेंट्रल मेटल या व्हाट इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इसके कम्प्लेक्स के दरमियान में जो भी आपके पास मेटल एटम है या मेटल आयन है, ये अमूमी तौर पर ट्रांजिशन मेटल होगा। ये कॉपर होगा, कोबाल्ट होगा, प्लैटिनम होगा, मैंगनीज होगा, कुछ भी होगा, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा सेंट्रल एटम या आयन क्या होगा, ये ट्रांजिशन मेटल होगा। इसने करना क्या, इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लाइगेंड्स इन इट्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो इसके खाली पड़े होंगे उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये कोई भी डी ऑर्बिटल है, ये वाले डी ऑर्बिटल हैं, ये खाली पड़े हुए हैं किसी के, तो कोई लिगेंड आता है जैसे अमोनिया आता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ये वाला अमोनिया बेटा इधर देगा, ये वाला जो अमोनिया होगा वो इधर देगा। इस तरीके से ये हमारे पास ना एक कम्प्लेक्स बनेगा। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये वाला, और ये डी ऑर्बिटल किसके खाली हैं, ये सेंट्रल एटम के खाली हैं। तो आमतौर पर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल जब ये एक्सेप्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनके और इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये बच्चे आपके पास ना एमसीक्यूज आएगा, इसे याद कर लेना। ये जो सेंट्रल एटम होगा दे एक्ट एज ए लीवस एसिड, ये लीवस एसिड का काम कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर लीवस एसिड, तो आप कहेंगे ऐसी स्पीशीज जो 2 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, दैट इज नोन एज ए लीवस एसिड। देखिए जैसे ये कॉपर है, इसने क्या किया था, वहां पे ये अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन कबूल कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कबूल कर रहा है। जो भी स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करेगी, दैट इज नोन एज ए लीवस एसिड। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो आप उसे लीवस एसिड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा ये क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्लोराइड आयन बन गई, दैट इज नॉट लीवस एसिड। लीवस एसिड के लिए शर्त है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। जो स्पीशीज इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगी या एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तब आप इसे लीवस एसिड का नाम देते हैं। अब दूसरी जो स्पीशीज आती है उसे आपने लाइगेंड कहते हैं। लाइगेंड क्या होता है, वो आप देख रहे हैं कि जो देने वाला होगा। लाइगेंड जो है ये बेटा ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है मीनिंग टू बाइंड।
कि ऐसी चीज जो दूसरों को आपस में जोड़ देगी, दैट इज नोन एज ए लाइगैंड। लाइगैंड क्या कर रहा है, ये इसको अमोनिया को और कॉपर को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए बेटा आप इसे लाइगैंड कहते हैं। लाइगैंड क्या हो सकता है, ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है या एक आयन हो सकता है दैट सराउंड द सेंट्रल एटम, जिसने सेंट्रल एटम को बेटा घेरा हुआ होगा। लाइगैंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर, लाइगैंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है। ये जो लाइगैंड होगा इसको पहचानना बहुत आसान है। अमूमी तौर पर बेटा इनके अंदर आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन का कोई मेंबर अटैच होगा, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं जो सेंट्रल एटम को देंगे। ये बड़ी एक अहम बात है कि लाइगैंड आर एक्ट एज ए लीवर्स बेस। लीवर्स बेस क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिसने दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो किसी को डोनेट करेगा, दैट इज नाउन एज ए, जैसे ये कोबाल्ट को अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है तो अमोनिया इज नाउन एज ए लीवर्स बेस, आपने इसे लीवर्स बेस कहते हैं। ये जो आपके पास लाइगैंड होंगे दे मे बी न्यूट्रल, बाजुका ये न्यूट्रल होंगे, जैसे ये अमोनिया है। न्यूट्रल के लिए क्या शर्त होगा कि उसके पास एक लोन पेयर होगा, या बेटा ये एनाइन हो सकते हैं, जैसे ये क्लोराइड आइन होगा, जैसे ये OH आइन होगा, जैसे बेटा ये साइनाइड होगा, तो या तो ये एनाइन होगा या न्यूट्रल एटम होंगे। बाजुकात हमारे पास पॉजिटिव लाइगैंड भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव लाइगैंड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डोनर एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, बल्कि उसके पास हमारे पास क्या होंगे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए मौजूद होंगे। देखिए वो पॉजिटिव वाले आपके पास ये आएंगे, जैसे हाइड्रोजीनियम आइन बनेगा तो ये आपके पास इधर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये इस नाइट्रोजन ने यहाँ पे डोनेट कर देने हैं, या नाइट्रोसोनियम आइन होगा तो ये पॉजिटिव लाइगैंड आ जाते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स, अगर आप देखना चाहते हैं तो इन कम्प्लेक्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, तो हमने वाजे तौर पर देख लिया कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है, अगर ये कोबाल्ट है बेटा, ये इसके साथ क्लोरीन अटैच है, इसे यहाँ पे क्लोरो कहेंगे, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे ये 6 क्लोरो ग्रुप यहाँ पे आपने लगाने हैं। मैं क्लोरो क्यों कह रहा हूँ इसे आगे अभी हम इसे पढ़ेंगे। तो ये बेटा इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है। अब देख के बताओ ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो आप सब कहते हैं सर ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसे आपने तीर के निशान से ज़ाहिर किया है। तो अब आपने याद रखना लाइगैंड और सेंट्रल एटम के दरमियान में जो ये बॉन्ड बन रहा है इसे आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ए डेटिव बॉन्ड। इसका जो दूसरा नाम होता है उसे आपने डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। चलें अब हम कहते हैं टाइप्स ऑफ लाइगैंड। ये जो लाइगैंड इसके हमारे पास हैं तो दो चीजें, एक लाइगैंड है एक सेंट्रल एटम है। अब हम कहते हैं कि ये जो लाइगैंड है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, तो इसको हमने ना मुख्तलिफ किस्म की इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि ये जो लाइगैंड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो पहले पहले आपके पास आते हैं इनैनिक लिगेंड्स। इनैनिक लिगेंड्स क्या होंगे, तो आपने कहना है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज आर कॉल्ड इनैनिक लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स बेटा जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे, आपने इन्हें इनैनिक लिगेंड्स कहते हैं। ये क्या होंगे, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे ये क्लोराइड है, हाइड्रो ऑक्साइड्स है, साइनाइड्स है, ये ऑक्सालेट आइन है, ये वाले सारे आइन होंगे। अब इनकी जब आपने यहाँ पे आपने जब इनकी नॉमेनक्लेचर करते हुए इन्हें कैसे कहेंगे, तो इनके आखिर में बेटा ओ लगा देंगे। अगर आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ये जो आपको क्लोराइड नजर आ रहा है, नो दैट इज कॉल्ड क्लोरो। अगर आपके पास कोई साइनाइड होगा कहीं पे भी अटैच होगा तो दैट इज नोन एज ए सियानो, तो उसे सियानो कहेंगे। अगर ऑक्सालेट होगा तो इसे ऑक्सालेटो कहेंगे। जब भी आप इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसके आखिर में आपने क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। अब बेटा न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं, वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट कर रही होती हैं, लेकिन उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, दैट इज नाउन एज ए न्यूट्रल लिगेंड्स। जैसे बेटा वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा डोनेट करेगा, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा डोनेट करेगा, ये कार्बोनाइल है इसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा क्या करेगा, इसे डोनेट करेगा। अब इनके नाम बाजुकात यही रहते हैं और सम टाइम इनको स्पेशल नेम भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी लिगेंड्स के अंदर पानी होगा तो दैट इज नोन एज ए एक्वा। अब जो इसका नाम होगा इसे आपने एक्वा कहना है। अगर कहीं पे अमोनिया होगी तो आप इसे अमाइन कहेंगे, या बेटा अगर CO होगा तो इसे आपने कार्बोनाइल कहेंगे, ये कार्बोनाइल कहलाएगा। अब इसकी लास्ट या तीसरी टाइप आती है उसे आपने कैटायनिक लाइगेंड्स कहते हैं। तो ऐसी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनर
जो स्पीशीज होंगी उन्हें आप कहते हैं लाइगेंड्स, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायनिक लाइगेंड्स कहलाएंगे। अब जैसे आपके पास बेटा नाइट्रोसोनियम, अब इनकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इनके आखिरी नेम में IUM लगाएंगे। जैसे NO पॉजिटिव है, नाइट्रोसोनियम आइन, या बेटा हाइड्रोजीनियम आइन, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप लगा देते हैं। अब हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, कि कौन सी स्पीशीज कितने लोन पेयर देगी। देखिए देखिए जैसे जिस क्लोराइड आइन है, क्लोरो ग्रुप है, इसने सिर्फ एक एक लोन पेयर दिया। तो अगर आपके पास लोन पेयर कोई एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स व्हिच डोनेट ओनली वन लोन पेयर एंड फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड। इसे आपने मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे आपके पास वाटर है, अमोनिया है, या कार्बोनाइल ग्रुप है, क्लोरो है, क्लोराइड ग्रुप है, OH है, हाइड्रोक्साइड है, या बेटा साइनाइड है, तो आप इसे क्या कहते हैं, ये मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। अब हम कहते हैं लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट टू लोन पेयर्स, जो दो लोन पेयर्स बेटा दे रहे होते हैं, दे आर नोन एज ए बाइडेंटेट लिगेंड, तो आप इसे बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या होगी, ये बेटा हमारे पास इथीन होती है, इथीन, ये इथीन है, इसके साथ आपने एक NH2 इधर लगा दें और एक बेटा आपने NH2 इसका इधर लगा दें, तो ये जो NH2 है इसे आप अमाइन कहते हैं। तो इसका क्या नाम होगा, डाई अमाइन, ये एक अमाइन है, ये दूसरा अमाइन है, तो डाई अमाइन एथिलीन इसे कहेंगे, डाई अमाइन, डाई अमाइन एथिलीन, या इथीन भी कहते हैं, या एथिलीन भी कहते हैं। 1 2 एक का इसके साथ पहले के साथ कार्बन के साथ बेटा ये अमाइन ग्रुप अटैच है, और दूसरा अमाइन ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, तो इसे हम कहेंगे 1 2 डाई अमाइन इथीन, या बेटा इसे हम कहते हैं डाई अमाइन एथिलीन, डाई अमाइन एथिलीन, इसे डाई अमाइन एथिलीन भी कहते हैं। और या कॉमनली बेटा इसके आगे हमने EN भी लिख देते हैं, EN, तो एथिलीन डाइअमाइन को जाहिर करने के लिए आपने EN भी लिख देंगे। अब देखें ये बाइडेंटेट लिगेंड क्यों है, तो इस नाइट्रोजन पे भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये डोनेट करेगा, और इसके ऊपर भी मौजूद है, ये भी डोनेट करेगा, यानी एक ही मॉलिक्यूल जो है वो दो दफा दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाएगा, इसलिए आप इसे बाइडेंटेट लिगेंड का नाम देते हैं। इसकी जो दूसरी बेटा एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, उसे हम कहते हैं इथेन डाइओट। तो ये आपके क्या पास क्या होगा, ये CH है, ये CH, ये भी CH2 है, और ये क्या बनेगा, ये बेटा आपके पास ना इथेन डाइओड, यानी ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इथेन डाइओड, इथेन आ गया, डाइओ एट, इथेन डायो एट, या दैट इज आल्सो नोन एज ए ऑक्सालेट, ये ऑक्सालेट भी कहलाएगा, इथेन डायो एट, या इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सालेट। अब ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन इसके पास मौजूद है, ये दो ऑक्सीजन है, इनके पास दो लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये दो लोन पेयर एक एक ऑक्सीजन के पास बेटा एक ऑक्सीजन जो है वो एक लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा। इस तरीके से ये एक स्पीशीज या ऑक्सालेट आइन जो है वो एक स्पीशीज है, ये दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, इसलिए बेटा हम इसे कहते हैं कि ये आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स होगा। अब हम कहते हैं अगर कोई तीन इलेक्ट्रॉनिक जोड़े दे रहा होगा, तो आप उसे कहते हैं कि ये आपके पास जो होगा ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। तो इन चीज से बचने के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं पॉलीडेंटेट। अगर कोई भी लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल एटम को दो से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं वो पोली करते हैं, तो यहाँ पे भी बेटा आप कहेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के लिए जो आपने चीज को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं EDTA। ईडीटीए क्या होता है, ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा। EDTA की बेटा स्ट्रक्चर क्या होगी, ई से मुराद है एथिलीन, ई से क्या मुराद होगा, एथिलीन। चलें इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं, ये CH2 होगा, ये एथिलीन है, CH2 इसे हम कहेंगे एथिलीन। आगे आपके पास आएगा डाई अमाइन, जहाँ पे आपने लिख देना है NH, एक आएगा बेटा एक NH आपने इधर लिख देना है, ये एथिलीन डाइअमीन है। आगे आप कहेंगे टेट्रा एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का आपके पास फार्मूला क्या होता है वो आप जानते हैं, यहाँ पे आपने CH2 लिखेंगे, ये C डबल बॉन्ड O है, ये O के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज, फिर बेटा ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे क्योंकि टेट्रा बनाना है तो फिर ये CH2 होगा,
ये C डबल बॉन्ड O है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर बेटा ये CH2 होगा, ये C डबल O है, फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसे हम कहते हैं EDTA। अब EDTA जो होता है ये हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट क्या है कि एक ये वाला ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, एक ये ऑक्सीजन बनाएगा, एक बेटा ये ऑक्सीजन बनाएगा, एक ये, चार ऑक्सीजन बनाएंगे। अब ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे दो मौजूद हैं, इनके पास भी लोन पेयर मौजूद हैं। ये दो ऑक्सीजन भी जो है सेंट्रल, ये दो सॉरी नाइट्रोजन जो होते हैं ये भी सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से ये जो ईडीटी हमारे पास होगा, इसने आपके पास सेंट्रल एटम के साथ या सेंट्रल मेटल आयन के साथ 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब कुछ और बातें जो हैं वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लें और फिर हम एक कम्प्लेक्स को जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स दिया गया है और वो कम्प्लेक्स किसका होगा, वो आयरन का होगा, आयरन का। अब बेटा ये जो आयरन है Fe है, Fe है, आयरन है, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये आर्गन होगा, ये आर्गन है। इसके बाद आपने 3D लिखना है, 3D के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होंगे, और ये 4s के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखें तो ये कुछ ऐसे इसकी बेटा स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी। अब अगर ये वाली ये 3D है, ये 3D के अंदर आपने क्या करने हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दें, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले। अब ये दो खाने खाली छोड़ दें, डी के दो खाने खाली है, इसे आपने 3D कहते हैं। आगे इसके पास क्या है, ये 4s है, 4s, और 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। अब आयरन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ जाएगी। अब ये क्या होगा, ये आर्गन है। अब 3D के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 4s के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 होंगे। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगी। अब 3D के ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर हुए हैं, पेयर हैं। ये जो खाली पड़े हुए हैं ये किसके लिए खाली हैं, ये लाइगेंड के लिए खाली हैं। और ये क्या होगा बेटा, एक आपके पास 4s है, 4s ये भी खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो 4p है वो तो वैसे ही खाली है, उसमें पहले भी कुछ नहीं था। अब ये जो आयरन है इसके साथ 6 सायानाइड आके एक कम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब ये आयरन +2 है, ये आयरन बेटा +2 है, ये एक्वस में पड़ा हुआ है, और ये 6 सायानाइड, 6 सायानाइड आते हैं, वो इसके साथ एक कम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, एक सायानाइड आएगा, ये अपने नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस एम्प्टी d ऑर्बिटल को, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इधर देगा एक सायानाइड बेटा, इधर देगा। इस तरीके से एक सायानाइड जो है वो इधर देगा, एक सायानाइड ने बेटा इसको देने हैं, एक सायानाइड ने इस p एम्प्टी ऑर्बिटल को देने हैं। टोटल ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसमें 2 इन्वॉल्व है डी के, एक s का और 3 p के, तो इसे हम कहेंगे DsP3। ये DsP3 बेटा इसकी क्या बन जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब इस कम्प्लेक्स को हम बना लेते हैं, तो ये Fe+2 होगा, और प्लस बच्चों ये 6 सायानाइड इसके साथ आके अटैच हो गए हैं। तो ये कुछ कम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये Fe यानी आयरन लिखेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, ये सायानाइड है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, ये भी सायानाइड है, ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है, कार्बन के पास नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन के आपने बताने हैं, इस नाइट्रोजन के पास बेटा मौजूद है। अब 2 आपने ऊपर लिख दें, एक ये वाला इधर लिख दें और एक बेटा इधर लिख दें। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसको 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रहा है, ये नाइट्रोजन भी इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी बेटा ये भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी तो इसके साथ 6 ये साइनाइड अटैच हो जाते हैं, और ये आपके पास एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स है जो आयरन का बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास ना डेफिनेशंस आ जाते हैं। अब हम उन डेफिनेशंस को थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली जो डेफिनेशन आती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको देख लें, ये आपने याद करना है, ये आपके पास शार्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप कहेंगे द नंबर ऑफ बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड which are formed between ligands and central atom is known as a coordination number। तो ये आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपके पास कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये नंबर ऑफ
कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं किन के दरमियान में, बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल एटम। ये जो लिगैंड है बेटा या लिगैंड है इसके दरमियान में और सेंट्रल एटम के दरमियान में जितने भी ये बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो आप कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 है, क्योंकि 6 इसके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इसके बाद आपने बताना है कि आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बेटा आपने बतानी है उसे कहना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, स्फीयर कहते हैं दायरे को। तो अब आपने बताना है कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो मेटल होगा, मेटल यानी ट्रांजिशन मेटल प्लस लाइगैंड, लाइगैंड को हमने लाइगैंड लिखे, लाइगैंड और सेंट्रल एटम को आपने एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इन ब्रैकेट को आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा। अब आपने बता देना है कोऑर्डिनेशन चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये आपके पास चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, स्फीयर इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको हम कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये चार्ज किसके बराबर होगा, तो ये बेटा हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन होगा, ये एलिजेब्रिक सम होगा, कि आपने इसके अंदर इसका सम कर लेना है सब का, क्योंकि लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के चार्ज का आपने सम करेंगे फिर निकालेंगे। अब देखें ये जो लिगेंड अटैच है यहाँ पे साइनाइड है, एक साइनाइड का जो चार्ज होता है -1 है, टोटल 6 है, तो इसको कहेंगे -6, इसके ऊपर चार्ज आएगा। -6 जो है वो लिगेंड्स के चार्ज हैं। ये जो सेंट्रल एटम होगा इसका जो चार्ज कितना है वो +2 है। अब इसको देख लें, ये आपने क्या करेंगे -6 जमा 2 तो -4। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो -4 है, इसे आप कहेंगे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बेटा कितना चार्ज है, तो ये -4 है। अब ये सारी बातें उसने हमारे कम्प्लेक्स के अंदर डिस्कस की हैं, तो हम भी इसे एक शार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो आयरन आपके पास मौजूद है Fe, इसे आपने कहना है सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये जो साइनाइड है ये क्या चीज है, तो आप इसे कहते हैं ये लाइगैंड है, लाइगैंड जो उसको इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रहे हैं या उसके साथ ये क्या कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कम्प्लेक्स के अंदर वो 6 है, क्योंकि 6 साइनाइड जो है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो इसलिए आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे बेटा, 6 लिखेंगे। अब आपने बताना है चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। ये जो चार्ज ऑन बेटा सेंट्रल एटम, के ये जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 है। अब आपके पास आएगा चार्ज ऑन लाइगेंड्स, कि ये जो लाइगेंड है इसके ऊपर चार्ज क्या है, ये टोटल एक के ऊपर -1 है, टोटल बेटा -6 हो जाएगा। अब आएगा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है वो -4 होगा। तो ये बेटा आज की हमारी डिस्कशन थी, ये इंतहाई आसान और मज़ेदार है। बस थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जो है ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट के अंदर आके अपना क्वेश्चन पूछना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बेस्ट विशेष बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।